Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are doing good. English grade 6. Today we are going to read our unit number 1, which is a poem. Poem is a type of poetry. Poetry is a genre of literature. शायरी या पोइट्री जिसमें हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम एक नज़म होती है जो कि एक पोइट्री जो स्टाइल है लिटरेचर का, उसकी एक टाइप है। आज की जो हमारी पोएम है वो है आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग। फ्लैग मीन्स झंडा, ड्यूटी मीन्स हमारा फ़र्ज़। आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग मीन्स हमारे फ्लैग की तरफ या फ्लैग के लिए जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा फ़र्ज़ है। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारा फ्लैग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने फ्लैग को किस तरह से ऑनर करना है। रीड द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड प्रिडिक्ट 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। यानी 5 वर्ड्स हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ कहा गया है आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग, तो क्या है हमारी ड्यूटी? मीन्स उसको रिस्पेक्ट देना, उसको उससे लव करना, उसको कभी भी उसको डिसऑनर नहीं करना, ये सारी हमारी ड्यूटीज़। इस पोएम के 5 स्टैंजाज हैं। स्टैंजा लाइंस होती हैं जो शायरी की जाती है, पोइट्री होती है, उसकी कुछ लाइंस को मिला के एक स्टैंजा बनता है। इस तरह से हर पोएम में डिफरेंट स्टैंजाज होते हैं। कुछ राइमिंग स्टैंजाज होते हैं जिनकी राइम स्कीम सेम होती है, और कुछ राइमिंग स्टैंजाज नहीं होते। ये वाली पोएम जो है वो राइम में है, जैसे ग्रीड, नीड, ट्रू, लव अबव और ट्रू एंड यू, ये सारे जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो एक जैसे राइम्स, एक जैसे साउंड्स दे रहे हैं। 5 स्टैंजाज हैं इसके। फर्स्ट स्टैंजा है लेस हेट एंड ग्रीड इज़ वॉट वी नीड एंड मोर ऑफ सर्विस थ्रू मोर मैन टू लव द फ्लैग अबव एंड कीप इट फर्स्ट इन व्यू। लेस मीन कम, हेट मीन नफरत, ग्रीड मीन्स लालच या हिर्स, नीड मीन्स ज़रूरत, मोर मीन्स ज़्यादा, सर्विस खिदमत, मैन टू लव, मैन मीन्स आदमी, फ्लैग झंडा, कीप मीन्स रखना, अबव मीन ऊंचा या ऊपर, फर्स्ट मीन पहले, व्यू मीन्स नज़र। इस स्टैंजा में हमें पोइट जो है, पोइट इस स्टैंजा का है एडगर एल्बर्ट गोस्ट। पोइट जो है हमें इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में ये बता रहा है कि हमें कम से कम नफ़रत करनी चाहिए और लालच अपनी ज़िंदगी में बहुत कम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। हमारा जो फ्लैग है और हमारा जो मुल्क है, जो हमारा झंडा है, और हमारा मुल्क हमसे डिमांड करता है कि हम इसके साथ सिंसियर हों, सिंसियरिटी शो करें अपनी, और जो अपनी सारी सर्विसेज हैं वो इसको ट्रू सर्विसेज दें, अपनी खिदमात, सच्ची खिदमात इसको दें और इससे मोहब्बत करें, और इसको हम और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करें। और सबसे पहले हमें अपने परचम को, अपने झंडे को नज़र में रखना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड स्टैंजा देखें। सेकेंड स्टैंजा इज़ लेस बूस्ट एंड ब्रैग about the flag, more faith in what it means, more heads erect, more self-respect, less talk of war machines. Boost means घमंड, brag means बड़ाई या शेखी बिगाड़ना। About the flag, more faith, faith means ईमान, in what it means, more head erect, बुलंद करना, head means सर, more self-respect, self-respect means इज़्ज़त नफ्स, less talk of war, less talk means कम बात करना, of war machines, war machines mean
जंगी मशीनें या फिर अस्करी कुव्वत। In this stanza, poet is explaining that we must not possess hatred or greed. हमें यहाँ पे इस stanza में यही बताया गया कि हमें ज़्यादा अपने मुल्क का जो फ्लैग है उसमें फेथ रखना चाहिए, उसमें ईमान रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। वी शुड नॉट इन्वॉल्व आवरसेल्फ मोर इन वॉर मशीन्स। हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े या जंगों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टैंजा इज़ द मोर टू फाइट टू कीप इट ब्राइट इज़ नॉट अलोंग द वे नॉट क्रॉस द फोम बट हेयर एट होम विद इन आवरसेल्फ टू डे। फाइट मीन्स लड़ाई, कीप मीन्स रखना, ब्राइट मीन्स रोशन, अलॉन्ग साथ, वे रास्ता, क्रॉस द फोम यानी दूसरी तरफ या हाथ को पार करना, बट हेयर एट होम, हेयर मीन्स यहाँ, विद इन आवरसेल्फ खुद में या अपने अंदर। इन दिस स्टैंजा पोएट सेज दैट वी शुड कीप इट ब्राइट इवन एट द टाइम ऑफ वॉर और फाइट। अगर कोई लड़ाई का टाइम है या जंग का वक्त है तो उस वक्त भी हमें अपने परचम को, अपने झंडे को, अपने फ्लैग को ऊंचा रखना चाहिए, उसको ब्राइट रखना चाहिए। एज इट डिमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, यानी ये हमारे हमसे रिस्पेक्ट, इज़्ज़त जो है वो डिमांड करता है। आवर नेशनल फ्लैग रिमाइंड्स अस द स्ट्रगल ऑफ आवर फादर्स। ये जो है फ्लैग है ये हमें रिमाइंड करवाता है, हमें याद करवाता है कि हमने कितने स्ट्रगल्स के साथ हमारे फोर फादर्स ने इस मुल्क को हासिल किया था। नेक्स्ट, दिस वी मस्ट लव द फ्लैग अबव विद ऑल आवर माइट एंड मेन, फॉर फ्रॉम आवर हेड्स नो डिस्टेंट लैंड्स शैल कम डिसऑनर्स change. This means it is all सब, might and main means पूरी कुव्वत के साथ। This is an idiom. Idiom है, एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है पूरी ताकत से या पूरी कुव्वत के साथ। For from our heads not distant land, distant means फासला या दूर का। Shall come dishonors stain, dishonor mean बेइज्जती करना, stain means दाग। इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि नेशनल फ्लैग एक मैसेंजर होता है जो हमसे फ्रीडम और जस्टिस जो है वो डिमांड करता है। और जो भी कोई इंडिविजुअल है वो अपने फ्लैग की वजह से या अपने मुल्क और उसके परचम की वजह से उसको पहचान मिलती है। इसलिए हमें किसी भी दुश्मन को इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आए किसी और मुल्क से और हमारे परचम की बेइज्जती करे या उस पर कोई दाव लगाए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क को डिफेंड करना चाहिए और उसके फ्लैग को हर हाल में उसकी हिफाजत करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा, इफ़ दैट फ्लैग बी डिसऑनर्ड we have done it not the foe. If it shall fall, we first of all shall be to strike below. Dishonor means बेइज्जती, foe means दुश्मन, fall means गिरना, strike below means जोरदार कार्रवाई करना। ये हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा है और इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहा है कि हमें if we even dishonored our flag ever, it would be as we dishonored and disrespect ourselves. अगर हमने कभी भी डिसऑनर किया अपने फ्लैग को तो इसका मतलब है हमने खुद को डिसऑनर किया, खुद की बेइज्जती की। और we should not dishonor it and try not to let it fall in any condition. हमें हर उसमें हालत में इसको ऊंचा रखना है और किसी भी हालत में हमने इसको गिरने नहीं देना। इस पूरी पोएम से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर हाल में।
क्योंकि अगर फ्लैग की इज़्ज़त होगी तो हमारी इज़्ज़त होगी। हमारे मुल्क का फ्लैग जो है वो हमारी रिस्पेक्ट को शो करता है कि अगर हमारी पहचान किसी वजह से होती है तो वो हमारे मुल्क के नाम और उसके परचम की वजह से हमारी रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पेज। एडगर एलन गुस्ट was also known as Eddie Gust. He was an English born American poet. English born लेकिन अमेरिकन पोइट था। ही वॉज पॉपुलर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले जो हाफ था यानी पहले 50 ईयर्स उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस था एंड बिकम नॉन एज द पीपल्स पोइट। और इसको पीपल्स पोइट यानी लोगों का शायर भी कहा जाता था। द पोएम आर ड्यूटी टू आवर फ्लैग वॉज पब्लिश इन जनवरी 1922 जनवरी में ये पब्लिश हुई थी पोएम। In this poem, the poet talks about the importance of his country's flag. इस पोएम में पोइट ने शायर ने अपने कंट्री के फ्लैग की इम्पोर्टेंस को बताया है। उसके बारे में लिखा है ही इज़ ऑफ द व्यू दैट अ फ्लैग सिम्बलाइजेज प्राइड एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। एक जो फ्लैग होता है वो सिम्बलाइज करता है अपने कंट्री की स्ट्रेंथ को, ताकत को, क़ुव्वत को, उसके प्राइड को, उसके फ़ख्र को। वी शुड ऑलवेज बी यूनाइटेड एंड रेज आवर फ्लैग्स इन ऑल डिफ़िकल्टीज़। हमें हर वक्त मुत्तहिद रहना चाहिए और अपने वतन के झंडे को ऊंचा रखना चाहिए। वी शैल नेवर हेट ईच अदर। हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। Now let's solve its exercise. A is listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss its idea. एक डायलॉग दिया हुआ है, इसको हम रीड करते हैं और इसके आइडिया को डिस्कस करते हैं। Teacher, did you like the poem Our Duty to Our Flag? Alia, yes, I liked the poem. Sana, I liked it too. What teacher, what made you like the poem? Sana, I like the poem because its theme is love and loyalty to our country. Alia, this poem gives us a lesson that we should love our country and respect our flag. Teacher, that's great. Okay. इस पूरे डायलॉग में टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई है उसको बताया गया है और उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि हमें इस पोएम से क्या लेसन मिला है। हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें अपने कंट्री की, अपने कंट्री के फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ इट्स कॉम्प्रिहेंशन फोकस। कॉम्प्रिहेंशन फोकस के आपको क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे, आपने उसको नीटली अपने नीट कॉपीज़ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ मेन आइडिया। मेन आइडिया टेल्स अस व्हाट द पोएम इज़ मोस्टली अबाउट। हमें मेन आइडिया ये बताता है कि जो पोएम थी वो किस बारे में है। मेन आइडिया या थीम ये या सेंट्रल आइडिया ये एक ही चीज़ें, एक ही जैसी चीज़ें हैं। Our Duty to Our Flag is a poem written by Edgar Albert Gust in 1922. In this poem, he depicted his love for his country flag. A flag provides a specific identity to a nation. It is the symbol of freedom and national pride. We should not hate each other, neither should we have greed. We should be united in all circumstances and serve our country so that our flag may rise. मेन थीम इसकी यही है कि मेन आइडिया इसका यही है कि हमें अपने कंट्री की का जो फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसको जितनी हम रिस्पेक्ट देंगे हमारा भी सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होगा उसकी वजह से। और हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए और ना ही लालच करनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह के भी हालात हों हमें अपने परचम को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज, गैप समरी। अ गैप समरी इज़ वन ऑफ द टेक्निक फॉर राइटिंग अ समरी। किसी भी समरी को लिखने के लिए एक टेक्निक है गैप समरी। इस टेक्निक में हम पूरी समरी को नहीं लिखते लेकिन कुछ उसके पैराग्राफ, कुछ स्टैंजास को हम देखते हैं और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं और उनको हमें
ये एक टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स को वो गैप्स फिल करने होते हैं। यहाँ देखिए एक माइंड मैप बना हुआ है गैप समरी का। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एट टू गेट एन आइडिया। फिर आप पहले उसको सारे को केयरफुली पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए उसका। फाइंड द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप। आप उसमें से कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनमें गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे गैप हो सकता है। स्टार्ट विद द ईजीएस्ट गैप, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ईजीएस्ट गैप है वहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नीडेड टू फिल इन द गैप। आपने फोकस करना है कि कौन सा पार्ट ऐसा है स्पीच का जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप। हर गैप के लिए आपने, इसमें सिनोनिम्स यूज़ होते हैं मोस्टली। गैप के लिए आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं कुछ। रीड द टेक्स्ट टू इंश्योर द गैप्स आर प्रॉपरली फिल्ड। आप उसको रीड करें और आपको इंश्योर करें या फिर तसल्ली कर लें कि उसके जो गैप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द गिवन गैप्स समरी ऑफ द पोएम। ड्यू टू आवर फ्लैग यूजिंग द गिवन क्लूज। क्लूज दिए हुए हैं फाइट, पेट्रोटिज्म, फ्लैग, लॉयल, सक्सेस। इसके थ्रू आपने ये वाली जो गैप समरी है इसके गैप्स को फिल करना है। द पोएट शोड हिज फीलिंग्स ऑफ डैश। द पोएट शोज हिज फीलिंग्स ऑफ पेट्रोटिज्म। द पोएम इज़ अबाउट द कंट्रीज फ्लैग। कंट्री के फ्लैग के बारे में एंड इट्स इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत के बारे में। फ्लैग इज़ आर आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो हमारी पहचान होता है। ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सक्सेस एंड फॉल। द मोर वी आर लॉयल to our flag, the more we raise our flag. We should never fight with each other because it will not help us develop as a nation. Okay, next, phonic focus. कॉन्सनेंट क्लस्टर। कॉन्सनेंट का मतलब होता है वो सारे लेटर्स जो वाउल्स के अलावा होते हैं, वाउल साउंड्स के अलावा, वो आपके कॉन्सनेंट है। कॉन्सनेंट क्लस्टर्स। टू कॉन्सनेंट क्लस्टर यानी दो कॉन्सनेंट क्लस्टर, दो कॉन्सनेंट अल्फ़ाबेट्स किसी एक वर्ड में एक साथ हों। जैसे ग्रास में GR जो है वो दो कॉन्सनेंट क्लस्टर्स हैं, फिर उसके बाद A जो है वो एक वाउल साउंड है, और फिर उसके बाद S इज़ अ कॉन्सनेंट। ग्रो, प्लक। इनिशियल पोजीशन मींस जो स्टार्ट में आते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट वर्ड के। किसी भी वर्ड के स्टार्ट में जो आते हैं वो इनिशियल पोजीशंस होती हैं, और किसी भी वर्ड के एंड पे अगर आ रहे हैं वो क्लस्टर्स, तो वो आपकी फाइनल पोजीशन होती है। यहाँ स्टार्ट में देखें ग्रास, ग्रो, प्लक, क्लो, क्लास, क्लाउन, ब्राउन, ब्रोज। ये आपके इनिशियल यानी स्टार्ट में आ रहे हैं इसके। नेक्स्ट हैं फाइनल में देखें कैम्प, लैम्प, कैप्ट, एक्सेप्ट, क्रिस्प, क्लास, फ्रेंड, फाइंड। ये आपके ND, SP, PT, MP ये आपके कॉन्सनेंट, टू कॉन्सनेंट क्लस्टर्स। नेक्स्ट इज थ्री कॉन्सनेंट क्लस्टर्स। इनिशियल पोजीशन में देखें स्प्राइट, स्प्रिंग, SPR। ये थ्री जो हैं वो कॉन्सनेंट है। स्क्रीम, स्क्रैच, स्ट्रैंड, स्ट्रिप, एक्सपोर्ट ये फाइनल में है यानी एंड पे जो आते हैं। एक्सपोर्ट्स, पोर्ट्स, हेल्प्स, स्कल्प्स, लैम्प्स, कैंप्स। थिंक ऑफ टू वर्ड्स starting and ending with 2 and 3 consonant clusters. Write them in the given blanks. अब यहाँ पे आपको 2 and 3 consonant clusters के 2 words लिखने हैं।
जैसे यहाँ अगर हम देखें इनिशियल पोजीशन में तो हम लिख सकते हैं ब्लैंड एंड ब्लू। फिर अगर हम लास्ट 3 फाइनल पोजीशन में देखें तो कैच यानी TCH, कैच एंड मैच। इस तरह के आपने यहाँ पे क्लस्टर्स लिखने बनाने हैं वर्ड्स। वोकेबलरी फोकस स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं ग्रीट, डिसऑनर, ब्रैग, इरेक्ट, फो। इनके आपको मीनिंग्स और सेंटेंसेस के नोट्स भी मिल जाएंगे, वो आपने अपनी नीट कॉपी पे नीटली लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, बेसिकली 2 वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक थर्ड वर्ड हमारे पास आ जाता है जिसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ईच वर्ड कैरीज इट्स ओन मीनिंग। इनके अलग अलग भी उन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं और जब हम उसको कंबाइन करते हैं तब भी हमें एक कंपाउंड वर्ड का एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। जैसे अगर टूथपेस्ट है तो अगर हम टूथ और पेस्ट दोनों को कंबाइन करें तो टूथपेस्ट बनता है और ये एक इसका भी एक अपना मीनिंग है। यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लू बेल, स्टार एंड फिश, स्टार फिश, नोट एंड बुक, नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। इन वर्ड्स को मैच करके इस कॉलम के साथ और आपने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल लंच बॉक्स, सी हॉर्स, वुड चंक, सन फ्लावर। ये आपके 4 वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर फोकस, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर बेसिकली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एनी आइडिया। किसी भी शख्स का, जगह का, चीज़ का, किसी जानवर का या किसी भी ख़याल का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन और प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़, जगह के लिए हम जो नॉर्मली जनरली यूज़ करते हैं वो आपके कॉमन नाउन्स होते हैं। और किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर जगह या चीज़ के लिए जो नाम हमने यूज़ करना होता है वो उसका प्रॉपर नेम होता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सलमा वेंट टू द नेशनल पार्क। अब ये जो रेड में दिए हुए हैं ये आपके कॉमन नाउन्स हैं और जो आपके ब्लू में लिखे हुए हैं दैट आर योर प्रॉपर नाउन्स। द नेशनल पार्क इज़ अ फेमस पार्क ऑफ लाहौर। इट वॉज स्प्रिंग and the park was full of colorful flowers. It had lots of squirrels and birds. The squirrels ran up and down the trees. Her grandfather sat on a bench and started reading a book. She played with a ball. There were all types of flowers, daffodils, daisies, marigolds, etc. She enjoyed the beautiful sight of the park. इसमें जितने आपको वर्ड्स ब्लू में हैं दैट आर प्रॉपर वर्ड्स और जितने भी रेड में हैं फ्लावर्स है, बर्ड्स है, डैफोडिल्स, ये सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन। अब इन लाइंस में जो आपके प्रॉपर नाउन हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और जो कॉमन नाउन है उनको आपने सर्कल करना है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें देखें माउंट एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। माउंटेन जो है, माउंटेन पीक, ये आपके कॉमन नाउन्स है, वर्ल्ड भी कॉमन है, इनको आपने सर्कल करना है। द रिवर रावी फ्लोज नियर लाहौर। रिवर रावी एंड लाहौर आर द प्रॉपर नाउन्स, आपने इसको अंडरलाइन करना है। मार्कोर इज़ आर नेशनल एनिमल। मार्कोर को आपने अंडरलाइन करना है, ये प्रॉपर नाउन है, और एनिमल को, नेशनल को आपने सर्कल करना है, ये कॉमन नाउन है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ
प्रॉपर है, इसको अंडरलाइन करना है, पोइट को और नेचर को दोनों को सर्कल करना है, ये आपके कॉमन नाउन है। ही वेंट टू नारान एंड कागान इन द समर हॉलीडेज। नारान और कागान दोनों जो हैं प्रॉपर नाउन है, इनको अंडरलाइन करना है और समर हॉलीडेज को आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स ईच एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन्स में लिखे हुए हैं कुछ नाउन्स, साइंस, मैकबुक, संडे, कायद-ए-आज़म, इंग्लैंड, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। अगर हम इनके कॉमन नाउन्स देखें तो सब्जेक्ट, लैपटॉप, डे, मैन, कंट्री, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कलेक्टिव मीन्स यानी एक ग्रुप को शो कर रही हूँ, ऐसे नाउन्स। एक काउंटेबल नाउन्स दैट विच वी कैन काउंट, और अनकाउंटेबल नाउन दोज नाउन्स दैट आर नॉट काउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट दैम। Read the given sentences and notice the use of collective, countable and uncountable noun. The gardener saw a hive of bees in the garden. Hive of bees जो है वो एक collective noun है। Can you pass me some salt? Salt is uncountable noun. We can't count it. Salt को हम count नहीं कर सकते। There are many daffodils in the park. Daffodils को हम count कर सकते हैं। The crowd cheered the cricket team. Crowd जो है एक collective noun है, एक group को show कर रहा है। We should be united as a nation. Nation एक uncountable noun है, nation को हम count नहीं कर सकते। The boys are played with a ball. बॉयज़ को भी और बॉल को भी हम काउंट कर सकते हैं, सो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन नाउन्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। कॉलम दिया हुआ है नीचे, आपने इसको इन नाउन्स को इन कॉलम्स में लिखना है। मैन इज़ काउंटेबल, वी कैन काउंट मैन। टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप को शो कर रही है। फ्लैग इज़ काउंटेबल, वी कैन काउंट इट। बंच भी एक ग्रुप को, एक कलेक्टिव चीज़ को शो कर रहा है। नॉलेज अनकाउंटेबल है, वी कांट काउंट इट। ग्रुप भी आपका कलेक्टिव नाउन है। टाइम इज़ अनकाउंटेबल। बुक इज़ काउंटेबल। Unity is uncountable. Write 2 collective, countable and uncountable nouns each in your notebook and use them in your sentences. Examples मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम काउंटेबल नाउन का देखें, कलेक्टिव नाउन्स की, तो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं क्राउड ऑफ पीपल, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, हाइव ऑफ बीज, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स है, उनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। काउंटेबल नाउन्स में आपके आ जाती हैं बॉक्स, एप्पल्स, ये सारी चीज़ें, बस, ये सब आपके काउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में आपकी हैप्पीनेस, एजुकेशन, उसके अलावा आपके नॉलेज, यूनिटी, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। Next question is pronouns as subject and object. Pronouns are the words that are used in place of nouns. हम nouns की जगह जो words यूज़ करते हैं वो pronouns होते हैं। हम pronouns को as a subject भी यूज़ करते हैं और as a object भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे example है, हम I को as a subject यूज़ करते हैं और me को as a object। You both हम उसको as a subject और object यूज़ कर सकते हैं। He, him, she, her, they, them, we, us, it. इनको हम एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों वेज में यूज़ करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इनमें देखें हमने किस तरह प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, हामिद डज नॉट लाइक हिम।
I complete my work. Hamza kicked the ball to me. I की जगह हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मी यूज़ किया है. She is my leader. I study with her. हर she का ऑब्जेक्ट अगर हमने एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना तो हर हो जाएगा. We are always united. The teacher send books to us. You are the best student. Emma does not teach you. It is my country's flag. I always raise it. They are Momin and Fahad. I will meet them. They की जगह यहाँ पे them हो जाए. Question is write 3 sentences using pronouns as a subject and object. आपने इसी तरह से आप nouns को pronouns को as a subject और as a object यूज़ करना है. 3 sentences बनाना है. आपने ये काम अपनी बुक पे ही करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग फोकस. माइंड मैप. रीड द गिवन माइंड मैप. आपको एक माइंड मैप दिया हुआ है, इसको आप रीड करें. माइंड मैप क्या होता है? एक टेक्निक है जिसमें हम आइडियाज़ को जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है हमको एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी पैराग्राफ जो है वो आराम से लिख सकते हैं. यहाँ पे दिया है माई फ्लैग. अब इसके लिए अगर हम जब एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो अगर हम माइंड मैप बना लेंगे तो हमारे लिए लिखना इजी रहेगा. जैसे हम पॉइंट्स लिख लें. 2 कलर्स हैं, पीस को सिंबलाइज करता है, आइडेंटिटी है, प्राइड है, नेशन को सिंबलाइज कर रहा है, यूनाइटेड होने को की एक ये एग्जांपल है. क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ 30 and 40 वर्ड्स. 30 to 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है. माई फ्लैग. अपनी नोट कॉपी पे इसको लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में, ये जो यहाँ पे माइंड मैप दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समरी. समरी इज़ अ ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट अ पोएम और टेक्स्ट. किसी भी पोएम और टेक्स्ट के बारे में एक ब्रीफली जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसको हम समरी कहते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट अ समरी. अगर आपने समरी लिखनी है तो उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है. रीड द टेक्स्ट इन डिटेल. टेक्स्ट को डिटेल में करें. फिर हाईलाइट द कीवर्ड्स. उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दें. राइट द थीम ऑफ द टेक्स्ट. उस पूरे टेक्स्ट की एक थीम लिखें कि मेन आइडिया लिखें कि किस पे बेस है. अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ एंड बोल्ड इट. हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसको आप अंडरलाइन करें और उसको बोल्ड में लिख दें. थिंक ऑफ सैनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स. जितने आप वर्ड्स की वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे उनके सैनोनिम्स यानी उनके मुतरादिफ अल्फाज जो हैं वो लिखेंगे. राइट अ पैराग्राफ बाय राइटिंग द थीम विद सैनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड की वर्ड्स एंड एडिंग न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट्स थीम. और इस पैराग्राफ को आप लिखेंगे उसकी थीम के अकॉर्डिंग सैनोनिम्स यूज़ करके, और आप उसमें कुछ और न्यू वर्ड्स भी ऐड करेंगे. Next question is write the summary of the poem Our Duty to Our Flag using the steps given above in your notebook. आपने इस पूरे पोएम को दोबारा से एक दफ़ा रीड करना है और इसको इसके अकॉर्डिंग इसकी समरी लिखनी है अपनी नीट कॉपीज़ पे. सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेसन यूनिट था. ये हमारा पोएम थी एक जो हमने रीड भी की, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे, ट्रांसलेशन भी की. इसके अलावा इसको हमने इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. और जो काम आपको नीट कॉपीज़ पे लिखने के लिए दिया जाएगा वो आपने नीट कॉपीज़ पे नीट ही करना है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.